मूवी की शुरुआत एलिस नाम की लड़की की वॉइस ओवर से होती है जो हमें ये कहानी सुना रही है। तो वो बताती है कि 1990s में IRA ने इंग्लैंड में काफी सारी बॉम्बिंग्स करवाई थी, जिसे हैंडल करने के लिए ब्रिटिश एजेंसी MI5 ने कुछ फ्रीलांस स्पाइज को हायर किया था जो एजेंसी को पॉसिबल और सस्पेक्टेड टेररिस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकें। वैसे ये कहानी भी ऐसे ही एक स्पाई की है जिसका नाम रॉबर्ट था। इसके बाद हमें 1993 का समय दिखाया जाता है जहां रॉबर्ट एक बार में जॉब के लिए अप्लाई करने जाता है। तो बार ओनर बड़ी आसानी से रॉबर्ट को जॉब दे देती है। तो रॉबर्ट अपने वर्किंग आवर्स में लोगों पे नजर रखा करता है। तो एक दिन रॉबर्ट को इयान नाम का लड़का मिलता है जिसे रॉबर्ट अपनी बातों में फंसा के उससे कहता है कि इयान, तुम ट्रेंट हैमिल्टन कॉलेज के स्टूडेंट हो ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो इयान रॉबर्ट को अपनी दोस्तों से मिलवाने ले जाता है जहां रॉबर्ट बोलता है कि मैं ब्रिटिश सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए काम करता हूं और हमें पता चला है कि IRA का एक टेररिस्ट सेल ट्रेंट हैमिल्टन में ऑपरेट कर रहा है। पॉसिबली कॉलेज स्टूडेंट्स इस सेल के मेंबर हो सकते हैं जो कि फर्टिलाइजर का यूज करके बॉम्ब्स बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने कॉलेज स्टूडेंट्स पर नजर रखो, साथ ही मुझे सस्पिशियस एक्टिविटीज पर रिपोर्ट करो। लेकिन सोफिया नाम की लड़की इस काम के लिए साफ इनकार कर देती है क्योंकि ये काम काफी डेंजरस है। लेकिन रॉबर्ट इन्हें मॉरली ब्लैकमेल करके अपना काम करवाने के लिए राजी कर लेता है। तो ये तीनों अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स पे नजर रखने लगते हैं और ऐसा करते हुए इन्हें 3 महीने बीत जाते हैं जहां अब तक रॉबर्ट ने इन तीनों को काफी सारी स्पाई टेक्निक सिखा दी थी। तो रॉबर्ट इनसे बोलता है कि हमने एक पॉसिबल IRA मेंबर को आइडेंटिफाई किया है जिसका नाम नील है, साथ ही वो आज पार्टी करने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी पार्टी को ज्वाइन करो, जहाँ पे सोफिया कोई भी बहाना बना के सभी स्टूडेंट्स को घर से बाहर ले जाएगी। तो सोफिया पार्टी में सभी को फ्री ड्रिंक्स पिलाने के बहाने से सबको बाहर ले जाती है, जिसका फायदा उठा के इयान घर की तलाशी लेने लगता है। वहीं जब सोफी सभी को बाहर ले जा रही होती है तब उस IRA मेंबर को शक हो जाता है। तो वो सोफी से बोलता है कि मेरा वॉलेट घर में रह गया है और ऐसा कह के वो अपने घर की तरफ लौटने लगता है। वहीं इयान को घर में तलाशी लेने पे कोई भी एविडेंस नहीं मिलता जो पॉइंट आउट करता हो कि नील IRA मेंबर है। पर जब इयान घर से बाहर जा रहा होता है तब नील यहाँ पे आ जाता है, पर इयान कुछ बहाना बना के यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो रॉबर्ट के पास जाके उसे बता देता है कि मुझे नील के घर में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। तो ये सुन के रॉबर्ट काफी नाखुश है। तो एक रात वो सोफी के घर जाके उसे बताता है कि हमारा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, हमें ये शहर छोड़ना होगा वरना हम मारे भी जा सकते हैं। इसके बाद वो जल्दी से इयान, सोफी और मे को लेके शहर छोड़ देता है और यहाँ हमें फीलिंग्स आने लगती हैं कि रॉबर्ट शायद सही आदमी नहीं है, वो प्रोबेबली इन तीनों से झूठ बोल रहा है। इसके बाद हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एलिस नाम की लेडी को देखते हैं जो कि प्रोफेशनली एक लॉयर है। मगर एलिस कोई अच्छी लॉयर नहीं है क्योंकि वो अपना केस जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स का यूज करना बखूबी जानती है और इस बार भी उसने अपने क्लाइंट्स को एक मुसीबत से बचाया है। तो ये लोग पार्टी करने चले जाते हैं जहाँ ये लोग काफी एंजॉय करते हैं। तो जब एलिस शाम को दारू के नशे में घर लौट रही होती है तब उसे रॉबर्ट रोक लेता है क्योंकि उसकी नजर एलिस पे काफी दिनों से है। तो रॉबर्ट एलिस से बात करने की कोशिश करता है पर एलिस को ये सब अच्छा नहीं लगता। तो वो रॉबर्ट को 8-10 गाली सुना के यहाँ से निकल जाती है, लेकिन इस पर रॉबर्ट ज्यादा ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एलिस अपनी जॉब पे जा रही होती है तब उसे वो शोरूम दिख जाता है जिसमें रॉबर्ट काम करता है। तो वो रॉबर्ट के पास जाके उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि कल दारू के नशे में उसने रॉबर्ट को गालियां बक दी थी। तो रॉबर्ट जल्दी ही उसकी एपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेता है, साथ ही वो एलिस को उसके ऑफिस तक लिफ्ट दे देता है और तो और वो एलिस को अपना विजिटिंग कार्ड भी दे देता है। तो ये देखकर एलिस कहती है कि मैं एक कार सेल्समैन को डेट नहीं कर सकती, लेकिन रॉबर्ट के काफी मनाने पे एलिस उसे डेट करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद जल्द ही इनकी डेट वाला दिन आ जाता है, लेकिन रॉबर्ट यहाँ पे नहीं आता। तो काफी देर वेट करते करते एलिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो अपने घर लौट आती है, लेकिन हर समय उसके मन में रॉबर्ट का ही ख्याल चल रहा था। तो जब अगले दिन वो अपने ऑफिस जाती है तब उसका ध्यान अपने काम में जरा भी नहीं लगता। इसके बाद जल्दी ही शाम हो जाती है और फिर एलिस को रॉबर्ट का कॉल आता है। तो एलिस भड़कते हुए बोलती है कि मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं अब तुमसे कोई भी बात करना नहीं चाहती। तो रॉबर्ट उसे समझाता है कि आई एम रियली सॉरी,
कल मेरे फादर की तबीयत काफी खराब हो गई थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया। वैसे मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर ही मौजूद हूँ, साथ ही मैं तुम्हारे लिए एक पेंटिंग भी लाया हूँ। पहले तो एलिस उससे बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन पेंटिंग को देख के वो रॉबर्ट को अपने घर में इंटर करने देती है, जहाँ पे ये लोग साथ में डिनर करते हैं, जिस दौरान ये लोग एक दूसरे का पास्ट जानने की कोशिश करते हैं। तो रॉबर्ट के पर्सनालिटी से एलिस काफी अट्रैक्ट होने लगती है, साथ ही वो रॉबर्ट के साथ नाइट स्पेंड करना चाहती है, लेकिन रॉबर्ट कुछ बहाना बना के यहाँ से चला जाता है और इस बात से एलिस काफी अपसेट है। नेक्स्ट डे एलिस को उसके ऑफिस में रॉबर्ट का कॉल आता है, जो इसी समय एलिस से मिलना चाहता है। तो एलिस उससे मिलने चली जाती है, जहाँ फिर ये लोग एक लाइट हाउस जाते हैं, जहाँ से ये लोग सिटी का व्यू देखने लगते हैं और फिर इनका रोमांस चालू हो जाता है। इसके बाद जब रॉबर्ट हल्का होने जाता है, तब रॉबर्ट के फोन पे सोफी का कॉल आ जाता है। तो ये देख के एलिस को शक होने लगता है कि कहीं ये रॉबर्ट की दूसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तो वो रॉबर्ट के सामने प्रिटेंड करती है कि उसने ये कॉल नहीं देखा। तो रॉबर्ट जब इस कॉल को देखता है, तब वो ऐसे शो करता है कि उसके पिता का कॉल आ रहा था। तो ये सब देख के एलिस काफी अपसेट है कि रॉबर्ट उसे धोखा दे रहा है। तो अगली सुबह एलिस एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को रॉबर्ट का विजिटिंग कार्ड देते हुए बोलती है कि मुझे इस आदमी की सारी डिटेल्स निकाल के दो। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट सीक्रेटली सोफी से मिलने चला जाता है, जो 9 साल बाद भी रॉबर्ट के ऑर्डर्स पे जासूसी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एलिस को उस इन्वेस्टिगेटर का कॉल आता है, जो एलिस को बताता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड रॉबर्ट के नाम से मुझे कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। मानो ये आदमी कोई घोस्ट हो, तो बेहतर होगा कि तुम इस आदमी से दूर रहो, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। लेकिन एलिस उसकी एडवाइस को नजरअंदाज करके रॉबर्ट से मिलने चली जाती है, जहां ये लोग डिनर करने के बाद वॉक पे निकल जाते हैं। और फिर एलिस रॉबर्ट से बोलती है कि मैंने एक इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था, जिसे तुम्हारे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चली है। तो बताओ मुझे कि तुम आखिर हो कौन और तुमने मुझे किस मोटिव से अट्रैक्ट किया है। तो रॉबर्ट अपनी पुरानी ट्रिक का यूज करते हुए बोलता है कि मैं एक स्पाई हूँ, साथ ही मैं MI5 के लिए काम करता हूँ, जिस वजह से मुझे इस शहर में सेल्समैन का डिस्गाइज बना के रहना पड़ रहा है। तो एलिस उसकी बातों पे भरोसा कर लेती है। तो रॉबर्ट कहता है कि अब जब तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही चुका है, तो मुझे ये बात अपने सुपीरियर्स को बतानी होगी। नेक्स्ट डे ये लोग अपनी वैकेशन मनाने के लिए निकल जाते हैं, जहां लॉन्ग राइड के बाद ये लोग अपने होटल रूम में अपना फ्यूचर डिस्कस करने लगते हैं, जहां रॉबर्ट कहता है कि मैं फ्यूचर में कार लीज का बिजनेस करने वाला हूं। इसके बाद जल्द ही इनका रिलेशन कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाता है। तो एलिस रॉबर्ट को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाती है, लेकिन एलिस के पेरेंट्स को रॉबर्ट जरा भी पसंद नहीं आता। लेकिन एलिस रॉबर्ट को तसल्ली देती है कि डोंट वरी, मेरे माता पिता हमें अलग नहीं कर सकते, हम लोग अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में रॉबर्ट सोफी से मिलने चला जाता है, जहां वो सोफी से कहता है कि अब हमें ये शहर छोड़ना होगा। तो ये सुन के सोफी काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। तो रॉबर्ट क्लियर करता है कि फिक्र मत करो, अब एजेंसी में तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, अब तुम रियल स्पाई बन सकती हो। तो ये जान के सोफी काफी खुश है, क्योंकि पिछले 9 साल से सोफी एज ए फ्रीलांस स्पाई के तौर पे काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एलिस अपने इन्वेस्टिगेटर से मिलने दोबारा जाती है, जो एलिस को बताता है कि मैंने रॉबर्ट को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया है, तो मुझे पता चला है कि 1991 में रॉबर्ट के खिलाफ कोर्ट ट्रायल चला था, जहां रॉबर्ट पे एक लड़की को छेड़ने और उसे परेशान करने के चार्जेस लगाए गए थे। लेकिन कुछ साल बाद रॉबर्ट पे से सभी चार्जेस हटवा दिए गए। मुझे उस लड़की का नंबर तो नहीं मिला, लेकिन मुझे उसके पिता का नंबर मिल गया है। तो ये सब जान के एलिस काफी अपसेट है, तो वो खराब मूड से ही अपने घर लौट आती है। तो रॉबर्ट पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी एजेंसी ने कांटेक्ट किया। तो ये सुन के एलिस काफी कंफ्यूज्ड है। तो रॉबर्ट बताता है कि किसी भी सोर्स से तुम्हें मेरे बारे में कोई डिस्टर्बिंग न्यूज मिली है क्या। प्रोबेबली ये मेरी एजेंसी का टेस्ट है, वो लोग ये चेक करना चाहते हैं कि तुम मुझ पे भरोसा करती भी हो या नहीं। तो ये सुन के एलिस को उस इन्वेस्टिगेटर की बात याद आ जाती है। तो एलिस से रहा नहीं जाता, वो इन्वेस्टिगेटर के दिए हुए नंबर पे कॉल लगा देती है, जिसे उस लड़की की मॉम पिक कर लेती है, जिसे रॉबर्ट ने परेशान किया था। तो लड़की की मदर एलिस को सारा मैटर बता देती है। तो एलिस रॉबर्ट से गुस्से में कहती है कि मुझे पता चला है कि 1991 में जूलिया नाम की लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर था, जिसके साथ भाग के तुम शादी करना चाहते थे। तो जूलिया ने किसी बहाने से अपने पेरेंट्स से $20,000 ले लिए थे,
ताकि तुम दोनों शादी कर सको, लेकिन तुमने उस लड़की के साथ शादी नहीं की। तो रॉबर्ट एलिस के सामने झूठी कहानी बनाने लगता है कि जूलिया एक अल्कोहलिक थी जिसने सारे पैसे दारू पीने में लगा दिए। और तो और जिस दिन हम लोग भागने वाले थे उस दिन जूलिया मुझसे मिलने आई ही नहीं, मानो वो गायब हो गई हो। तो उसके पेरेंट्स ने मुझ पे कोर्ट केस कर दिया और फिर रॉबर्ट गुस्से में यहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती हो। लेकिन एलिस को अभी भी ये केस एबनॉर्मल लग रहा है, तो वो जूलिया के पेरेंट्स से मिलने चली जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम जूलिया के बजाय सोफी है, जिसे रॉबर्ट लेके भाग गया था। तो सोफी का पिता बताता है कि 9 साल पहले हमारी बेटी ट्रेंट हैमिल्टन कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी, तब एक आदमी ने सोफी को कांटेक्ट किया था और तब से हमारी बेटी सोफी गायब है। मैंने सोफी को उसके क्रेडिट कार्ड के यूजेज से ढूंढने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो आदमी सोफी को लेके शहर छोड़ देता है। वैसे जब कभी भी सोफी हमें पैसों के लिए कॉल किया करती थी तो मजबूरी में मुझे सोफी को पैसे भेजने पड़ते थे, और अब तक हम सोफी को 3 लाख पाउंड भेज चुके हैं। तो ये सब सुन के एलिस काफी शॉक्ड है, लेकिन सोफी का पिता बैक करता है कि प्लीज कि कैसे भी करके हमारी बेटी सोफी का पता लगाओ, प्रोबेबली रॉबर्ट ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। तो ये सब जान के एलिस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट एक फेक पासपोर्ट बना रहा था जिसपे वो सोफी का फोटो लगा देता है, और खास बात ये डॉक्यूमेंट तो एलिस के हैं, यानी कि रॉबर्ट सोफी से एलिस का रोल प्ले करवाने वाला है। इसके बाद जल्द ही एलिस अपने घर लौट आती है, जहां वो रॉबर्ट के सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे रॉबर्ट की सच्चाई न पता हो। साथ ही वो रॉबर्ट पर डाउट करने के लिए उससे माफी मांगने लगती है। पर जब नेक्स्ट डे उसकी आंख खुलती है तब रॉबर्ट घर से गायब हो चुका था, क्योंकि वो सोफी के साथ बैंक गया हुआ है। एलिस और रॉबर्ट ने अपने फ्यूचर बिजनेस के लिए जॉइंट खाता खुलवाया था, जिसमें एलिस ने अपनी लाइफ टाइम अर्निंग को डिपॉजिट कर दिया था। तो अब रॉबर्ट सोफी को एलिस बना के यहाँ पे ले आया है ताकि वो एलिस का सारा पैसा निकाल सके, और वो ऐसा करने में कामयाबी हो जाता है, क्योंकि जब एलिस अपने ऑफिस में मीटिंग कर रही थी तब उसे बैंक से मनी विड्रॉल का नोटिस आता है। तो ये देख के एलिस समझ जाती है कि ये काम रॉबर्ट का है। तो वो मीटिंग छोड़ के घर लौट आती है, जहां वो देखती है कि उसके डॉक्यूमेंट्स तो गायब हैं। तो वो पुलिस बुला लेती है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव सनी उससे मिलने आता है, जो एलिस को बताता है कि हमने चेक करवाया है कि ब्रिटिश एजेंसी MI5 में रॉबर्ट नाम से कोई भी एजेंट वर्क नहीं करता, यानी कि रॉबर्ट एक फ्रॉड है जो कि एज अ एजेंट प्रिटेंड कर रहा है। लेकिन हम इस मैटर की वजह से रॉबर्ट पे चार्जेस नहीं लगा सकते, क्योंकि रॉबर्ट ने एक जॉइंट अकाउंट से पैसे निकाले हैं जिसका कि रॉबर्ट बराबर का हकदार है। तो इस ट्रांजैक्शन को फ्रॉड करार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी सनी रॉबर्ट को कॉल करके बोलता है कि आपको स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा, क्योंकि मिस एलिस ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। तो रॉबर्ट ऐसे बिहेव करता है कि जैसे एलिस कोई पागल लेडी हो, पर कॉल करते ही रॉबर्ट अपने फोन को पानी में फेंक देता है, जिसके बाद वो सोफी पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है। यानी उसने सोफी को अपना टॉय बना के रखा हुआ है, जिसे वो जब चाहे जैसे यूज कर सकता है। नेक्स्ट डे रॉबर्ट सोफी को एक जगह पे ले जाकर बोलता है कि अब तुम एक फील्ड एजेंट हो, तो अब तुम्हें कुछ समय के लिए अकेले सरवाइव करना होगा, जहां तुम्हारा मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रहेगा, जिसके बाद एजेंसी तुम्हें कांटेक्ट करेगी, तो तुम्हें अलर्ट रहना है। असल में अब रॉबर्ट सोफी से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए वो ये बहाना बना के सोफी को अबैंडन कर रहा है। वहीं अब एलिस का काम में जरा भी मन नहीं लग रहा था, तो एलिस का बॉस एंड्रयू उसे बताता है कि तुम्हारी हालत काफी खराब है, तो बेहतर होगा कि तुम 2-3 हफ्तों की छुट्टी ले लो। तो ये सुन के एलिस भड़क जाती है, क्योंकि उसे पता है कि बॉस इनडायरेक्ट वे में उसे जॉब से निकाल रहा है। तो वो खराब मूड से ड्रिंक करने चली जाती है, तो उसे रॉबर्ट का कॉल आता है, जो एलिस को आई एम सॉरी बोल के फोन काट देता है। तो ये सुन के एलिस काफी अपसेट है, जिस वजह से वो अपने घर लौट के रॉबर्ट की दी हुई पेंटिंग के साथ मारकाट बचा देती है, और वो नेक्स्ट डे अपने इन्वेस्टिगेटर को बुला के उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए रॉबर्ट का पता लगाओ। तो फिल कहता है कि एलिस, मैंने 18 साल पुलिस में सर्व किया है, तो मुझे अच्छे से अंदाजा है कि रॉबर्ट किस टाइप का आदमी है, क्योंकि मेरी नजर में रॉबर्ट एक मैनिपुलेटर है जो लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में एक्सपर्ट है। ऐसे लोग आसानी से पकड़े नहीं जाते, क्योंकि रॉबर्ट जैसे लोग अपना काम पूरा होने के बाद कोई भी सुराग पीछे नहीं छोड़ते। तो बेहतर होगा कि तुम रॉबर्ट को भूल जाओ। लेकिन एलिस उसकी एडवाइस को सीरियसली नहीं लेती। वो नेक्स्ट डे इयान नाम के लड़के से मिलने चली जाती है, जो कि वही लड़का है जिसे मूवी की शुरुआत में रॉबर्ट ने कांटेक्ट किया था।
तो एलिस के पूछने पे इयान उसे पूरी स्टोरी बता देता है कि रॉबर्ट ने हमें IRA मेंबर्स पे नजर रखने के लिए रिक्रूट किया था, पर हमारा मिशन फेल हो गया तो हमें सिटी छोड़ के भागना पड़ा, जहां 4 साल तक हम लोग रॉबर्ट के लिए काम करते रहे। लेकिन एक दिन रॉबर्ट, मे और सोफी ने मुझे अबैंडन कर दिया तो मैं अपने घर लौट आया। इसके बाद एलिस डिटेक्टिव सनी को बताती है कि अराउंड 90s में रॉबर्ट ने 3 बच्चों को किडनैप किया था, जिसमें से इयान तो लौट आया, पर मे और सोफी नाम की लड़कियां अभी भी गायब हैं, जो रेगुलर बेस पे अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करके पैसों की डिमांड करती हैं। तो सनी क्लियर करता है कि इसे हम किडनैपिंग करार नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों लड़कियां अभी भी अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में हैं। लेकिन फिर भी वो मे नाम की लड़की को इन्वेस्टिगेट करने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट ने टाउन छोड़ के दूसरी जगह पे कार सेल्समैन का काम चालू कर दिया है। तो एक दिन जेनी नाम की लड़की कार बाय करने आती है, तो रॉबर्ट जेनी को अपना अगला शिकार बनाने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद जल्द ही ये लोग काफी क्लोज हो जाते हैं। तो रॉबर्ट को पता चलता है कि जेनी एक साइकेट्रिस्ट है, तो रॉबर्ट को ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगती है। वहीं कई दिनों तक सोफी को किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया था और न ही कोई एजेंट उसे एजेंसी में भर्ती करने के लिए लेने आया था, तो अब वो काफी ज्यादा परेशान है। वहीं रॉबर्ट और जेनी का रिलेशन कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका था, तो रॉबर्ट उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं MI5 में तुम्हें एज अ साइकेट्रिस्ट की जॉब दिलवा सकता हूँ। तो ये सुन के जेनी काफी एक्साइटेड है, क्योंकि यंग लेडीज को स्पाइस स्टफ कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं। इसके कुछ दिनों बाद रॉबर्ट और जेनी घूमने जाते हैं, जहाँ रॉबर्ट जेनी को बताता है कि एजेंसी ने तुम्हारा बायोडाटा चेक किया है, तुम एजेंसी में काम करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल हो, बस एक प्रॉब्लम है। जिस पर जेनी डाउटफुली पूछती है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ। तो रॉबर्ट क्लियर करता है कि तुमने US में पढ़ाई करने के लिए लोन लिया था, तो तुम्हें पहले वो लोन भरना होगा, तभी तुम एजेंसी को ज्वाइन कर सकती हो, क्योंकि एजेंसी की नज़र में ये डेब्ट एक रिस्क है। तो जेनी डिसाइड करती है कि वो अपने पेरेंट्स से पैसे मांग के अपना डेब्ट रीपे कर देगी। वहीं एलिस और सनी ने मे नाम की लड़की का पता लगा लिया था, तो ये लोग मे से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि मे तो असल में रॉबर्ट की वाइफ है, साथ ही इनके 2 बच्चे भी हैं। तो ये जानकर एलिस काफी शॉक्ड है, पर वो मे के सामने झूठी कहानी बना के एक फोन बुक निकलवा लेती है, जिसमें रॉबर्ट अपने नंबर नोट करता है। तो सनी एलिस पे भड़कते हुए बोलता है कि तुम्हें मे के सामने झूठी कहानी बनानी नहीं चाहिए थी। वैसे भी हम लोग रॉबर्ट के क्राइम्स को प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि मे तो रॉबर्ट की वाइफ है और सोफी का कोई भी अता पता नहीं है, तो तुम रॉबर्ट के क्राइम्स को कैसे प्रूव करने वाली हो। पर एलिस उसकी एक भी नहीं सुनती। वो उस फोन बुक को अपने घर ले आती है, जहां वो एक एक करके सभी नंबर्स को चेक करने लगती है। वहीं सोफी को इंतजार करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं, पर उसे लेने कोई भी नहीं आता और अब उसे ऐसा लगने लगा है कि रॉबर्ट ने उसे अबैंडन कर दिया है। नेक्स्ट डे एलिस से मिलने सनी आता है, जो फिर एलिस को US एम्बेसी ले जाता है, जहां स्पेशल एजेंट इन्हें जेनी की फोटो दिखाते हुए बोलती है कि जेनी एक अमेरिकन सिटीजन है, जिसे अब FBI ढूंढ रही है, क्योंकि आमतौर पर जेनी अपने पेरेंट्स को हर वीक कई बार कॉल करती थी, लेकिन अब जेनी 3 हफ्तों से गायब है। उसने अपने पेरेंट्स को कॉल भी नहीं किया है। लेकिन 2 दिन पहले जेनी ने अपने पेरेंट्स को कॉल करके उनसे $80,000 मांगे हैं, ताकि वो अपना स्टूडेंट डेब्ट रीपे कर सके। साथ ही उसने ये भी बताया है कि उसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम रॉबर्ट है, वो उसे एक जॉब प्रोवाइड कर रहा है, जिसे ज्वाइन करने से पहले जेनी को अपना डेब्ट क्लियर करना होगा। तो ये सब जान के जेनी के पेरेंट्स अलर्ट हो गए और उन्होंने FBI को इन्फॉर्म कर दिया है, जिन्होंने अब हमारी हेल्प मांगी है। तो एलिस स्पेशल एजेंट को रॉबर्ट की नोटबुक के बारे में बता देती है। तो एजेंट कहती है कि जब तुम नोटबुक में मौजूद नंबर्स पे कॉल करोगी, तब मैं उन कॉल्स को सुनना चाहती हूँ, जिसके लिए एलिस मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोफी एक ब्रिज के नीचे भटक रही थी, तब उसे एक कॉल आता है, जो कि असल में एलिस एंड टीम ने किया था, क्योंकि नोटबुक का आखिरी नंबर सोफी का था। तो एलिस सोफी से ऐसे बात करती है कि सोफी ने एजेंसी का टेस्ट पास कर लिया है और अब एजेंसी सोफी को रिक्रूट करना चाहती है। तो सोफी उन्हें अपना करंट एड्रेस बता देती है। तो ये लोग जल्दी से सोफी के पास जाने लगते हैं। तो एलिस बोलती है कि अगर हमें जेनी और रॉबर्ट का पता लगाना है, तो हमें सोफी से सच को छुपाना होगा। वहीं अब जेनी की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि रॉबर्ट ने उसे मेडिसिन देना बंद कर दिया है। तो अब जेनी को मेंटल प्रॉब्लम होने लगी है, लेकिन रॉबर्ट उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। वहीं एलिस एंड टीम सोफी तक पहुंच जाती है। तो सोफी एलिस को देख के रोने लगती है, क्योंकि वो रॉबर्ट का इंतजार करते करते थक चुकी है। तो ये लोग सोफी से पूछताछ करने लगते हैं कि क्या कभी तुम्हें रॉबर्ट ऐसी किसी जगह पे ले गया है जहां तुम्हें कुछ अजीब लगा हो।
तो सोफी बता देती है कि एक बार रॉबर्ट मुझे एक घर ले गया था, पर पूरे रास्ते उसने मेरी आंख पे पट्टी बांध रखी थी, पर मुझे वो जगह पता है। और फिर सोफी इन्हें वो एड्रेस बता देती है। तो ये लोग सोफी के बताए रूट को फॉलो करते हुए एक घर तक पहुंच जाते हैं। वहीं रॉबर्ट को जेनी के फादर का कॉल आता है, जो रॉबर्ट को इन्फॉर्म करता है कि हमने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, प्लीज हमारी बेटी को कुछ भी मत करना। तो रॉबर्ट जेनी को ये गुड न्यूज देने चला जाता है, जो अब बिना दवाई के कोमा में जा चुकी है। तो रॉबर्ट उसे छोड़ के यहाँ से जाने लगता है, पर उसे जाते हुए एलिस देख लेती है। तो वो रॉबर्ट से कहती है कि तुम्हें ये सब रोकना होगा, तुम अब और लोगों की लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते। तो रॉबर्ट एलिस को फिर से अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, पर एलिस उसकी एक भी नहीं सुनती। तो रॉबर्ट अपनी कार लेके यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी अपनी कार लेके उसके सामने आ जाती है, जिससे रॉबर्ट की कार ठुक के रुक जाती है। और फिर इसके बाद रॉबर्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही जेनी को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। नेक्स्ट डे एलिस और सनी सोफी को उसके पेरेंट्स के पास पहुंचा देते हैं। तो ये लोग एक दूसरे को देख के काफी खुश हैं। वहीं प्रिजन में रॉबर्ट गार्ड को अपनी बातों में फंसा लेता है, जिसे अब लगता है कि रॉबर्ट MI5 के लिए काम करता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रॉबर्ट को लाइफ टाइम प्रिजन हुई थी, पर वो 2009 में आज़ाद हो गया, जिसके बाद उसने फिर से अपना पुराना धंधा चालू कर दिया। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।